नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मेरे चैनल एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल का उद्देश्य प्रबंधन शास्त्र और मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन, इसके शिक्षा एवं परीक्षण के परिणामकारकता के गुणवत्ता के परिमाणों के संबंध में उच्च कोटि के मापदंड प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, हम अभी व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन देख रहे हैं। आज हम देखेंगे संभाषण 3। वहाँ हम एर्गोनॉमिक खतरे के बारे में बात करेंगे। ये तीसरा भाग है 5 भागों में से, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता ये विषय पर चर्चा करता है। तो चलो देखते हैं एर्गोनॉमिक खतरे क्या है। हम जब भी कोई कार्यस्थल पर काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई सेक्शन में काम करते हैं, तो जनरली वहाँ 3 चीज़ों का ये होता है, प्रेजेंस होता है। एक मनुष्य, यंत्र और पर्यावरण। तो ये जो तीनों का परस्पर संबंध है, तो एर्गोनॉमिक साइंस जो है, ये मनुष्य, यंत्र और पर्यावरण, ये तीनों के, पर्यावरण मीन्स कार्य पर्यावरण, वहाँ का जो कामकाजी माहौल है वो पर्यावरण, उनका परस्पर संबंध क्या है, इसके ऊपर और कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर एर्गोनॉमिक साइंस रोशनी डालता है। तो हम अपनी कार्यस्थल पर विभिन्न कार्य विधियों या कार्य मुद्राओं, जैसे कि इसको वर्क पोस्चर बोलते हैं, या कार्य विधियों मीन्स जो हमारी प्रोसीजर्स होती है, वो मशीनरी और उपकरणों के कारण होने वाले खतरे जो मानव शरीर और मानव विज्ञान को ध्यान में रखते हुए ठीक से डिज़ाइन और निर्मित नहीं किए गए हैं। मीन्स हम एर्गोनॉमिक्स जो खतरे हैं, जब उसके बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होता है कि जब हमारी कार्यविधियाँ ठीक नहीं होगी, हमारी कार्य मुद्रा वर्क पोस्चर ठीक नहीं होगी, और हमारे मशीनरी और उपकरण जो है वो हमारे शरीर और जो हमारा शरीर विज्ञान है या एंथ्रोपोमेट्री है, जो उसको ध्यान में रखते हुए ठीक से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं या निर्मित नहीं किए गए हैं, तो उसकी वजह से जो खतरे तैयार होते हैं उसको एर्गोनॉमिक खतरे कहते हैं। मीन्स समझने की कोशिश करिए कि भाई आपका जो टेबल और चेयर है वो ठीक नहीं है, उसमें जो अंतर होना चाहिए, जो टेबल की हाइट होनी चाहिए, जो चेयर की हाइट होनी चाहिए, वो एक दूसरे को पूरक नहीं है। तो क्या होगा कि आपको कठिनाई होगी काम करने में, बैठने में, आपका वर्क पोस्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है। या आपका मशीन जो है उसका जो बटन है वो कहीं ऐसी जगह पर है कि आपको बार बार वो चालू या बंद करने के लिए झुकना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से जो खतरे तैयार होते हैं उसको एर्गोनॉमिक खतरे ऐसा कहा जाता है। तो एर्गोनॉमिक्स या मानव कारक, या जिसको ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग को कर्मचारी को अनुकूल काम, न कि जॉब को अनुकूल कर्मचारी, मीन्स जो काम है उसको हमें, जो कर्मचारी है जो काम कर रहा है उसके अनुकूलन करना है, ना को कर्मचारी को जॉब के अनुसार अनुकूल होना है। उसको एडजस्ट नहीं करना है, जॉब को उसके लिए एडजस्ट करना है हमको। तो फिटिंग जॉब टू वर्कर एंड नॉट अदरवाइज, मीन्स ये समझो कि भी वी हैव टू फिट द जॉब टू द वर्कर एंड नॉट वर्कर टू द जॉब। तो इसके रूप में इस एर्गोनॉमिक्स को परिभाषित किया जा सकता है। व्यवहार में एर्गोनॉमिक्स कार्य केंद्र यानी कि वर्क स्टेशन के डिज़ाइन और लेआउट और कार्य वातावरण के भौतिक कारकों के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। मीन्स
वो जो हमारा वर्क स्टेशन होता है, जो काम करने की जगह होती है, उसका डिज़ाइन है, उसका लेआउट है, हमारा जो कामकाजी माहौल है, जो कार्य वातावरण है, कि उसके जो भौतिक कारक है, जैसे कि भी हमने भौतिक कारक देखे हैं कि भी वहाँ की टेम्परेचर कितना है, वहाँ वेंटिलेशन है या नहीं, वहाँ आपके इल्यूमिनेशन प्रॉपर है या नहीं, ये सब चीज़ें जो हमने देखी, तो ये भौतिक कारक जो है तो वो कैसे अनुकूल हो काम करने वाले को, उसके बारे में एर्गोनॉमिक्स सोचता है। यह खराब डिज़ाइन वाले कार्य केंद्रों के मनुष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का एक व्यवस्थित अध्ययन है। तो एर्गोनॉमिक साइंस क्या करता है कि जो मनुष्य पर परिणाम होता है, उसके स्वास्थ्य पर परिणाम होता है, जो खराब डिज़ाइन के वजह से, जो वर्क स्टेशन है उसकी खराब डिज़ाइन के वजह से जो काम करने वाला है उसके ऊपर जो खराब परिणाम होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, उसका एर्गोनॉमिक्स अध्ययन करता है। तो ये क्रैनफील्ड मैन क्या है? क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय ने कई साल पहले एक सर्वेक्षण किया और उसके अनुसार मशीन संचालन के लिए शरीर का आकार चित्र में दिखाए अनुसार होना चाहिए। कुछ सालों पहले जो मशीन्स डिज़ाइन होते थे तो वो कैसे होते थे कि आदमी की जो शरीर के माप है, जिसको एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं, वो ध्यान में लिए बिना मशीन बनाए जाते थे। तो उनका कहना ऐसा था कि तब वो जो मशीन्स थे उस पर जो काम करना है, तो भाई शरीर ऐसा होना चाहिए मनुष्य का कि हाथ तो तुम्हारे नीचे तक होने चाहिए, आपके पैर छोटे होने चाहिए और आपका ऊपर का जो बॉडी पार्ट है, जिसको टॉर्सो बोलते हैं, वो बड़ा होना चाहिए। अभी भगवान ने जो इंजीनियरिंग किया है, हमारा शरीर बनाया है, तो एक इंजीनियरिंग है ना, उसका एक कुछ डिज़ाइन है, तो वो डिज़ाइन तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उनका कहना ये था कि आपको जो मशीन डिज़ाइन करने हैं, ये स्टडी का जो उद्देश्य था और उसका जो आउटकम था वो क्या था कि भाई आपको जो मशीन डिज़ाइन करने हैं वो ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए कि जो मनुष्य के शरीर के अनुकूल होने चाहिए। उसके जो शरीर के माप है, उसके हाथ की लंबाई है, उसकी पैर की लंबाई है, उसके टॉर्सो की ऊंचाई है, वो ध्यान में रखते हुए वो मशीन डिज़ाइन होने चाहिए। सही है? तो ये पर्टिकुलरली ध्यान में आने के बाद में मशीन डिज़ाइनिंग जो था उसमें बड़ा परिवर्तन आया और मनुष्य के शरीर को अनुकूल मशीन कैसे हो, ऐसे डिज़ाइन बनाने चालू हो गए। तो आज के तारीख के जो मशीन्स है वो काफ़ी हद तक ये ध्यान में रखते हैं कि भाई कोई मशीन में पर काम करने वाला जो होगा उसको सुविधा कैसे हो, वो ठीक तरह से उसके ऊपर उसको कोई तकलीफ के बिना कैसे काम कर सके। अभी समझो कि भी आपका कार्यस्थल ठीक नहीं है, आपका वर्क पोस्चर ठीक नहीं है, आपका जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं है, सही है, और आपके जो कामकाजी माहौल के जो कारक है तो वो ठीक नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको आपके शरीर पर जो परिणाम होता है, आपको जो मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेस हो सकते हैं, तो वो क्या है, उसके अनुसार क्या होता है कि आपको बार बार बेंड करना पड़े, आपको बार बार आपके शरीर को ट्विस्ट करना पड़े, आपकी जो ये है गर्दन है उसको खींचना पड़े देखने के लिए, आँख के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करके आँखों को खींचना पड़े। तो भाई उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो अलग अलग टाइप के मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ आपको हो सकते हैं। वो कैसे है? उनको संचयी आघात विकार या क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, सीटीडीज़, या दोहरावदार तनाव चोटें मीन्स रिपीटिटिव स्ट्रेन इंजुरीज जो इंग्लिश में बोलते हैं, RSIS। अत्यधिक प्रयोग से चोट लगना मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग ए सिंगल मसल, जैसे कि भी आपका हैंड मसल है तो वो आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसको ओवर यूज इंजुरीज हो सकती है। आपके शरीर के जो हाथ या पाँव के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको इंजरी हो सकती है, जिसको, या आमतौर पर ये
धीरे धीरे विकसित होता है। मीन्स ये जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है, ये जो तकलीफ़ें हैं, वो सामान्य रीत्या धीरे धीरे विकसित होती है। लेकिन कभी कभी समझो कि आपका जो स्ट्रेन एकदम ज़्यादा हो गया, आपका हाथ बहुत ज़्यादा खींचा गया या पाँव ज़्यादा खींचा गया, या कोई एक पोजीशन में जो प्रॉपर पोजीशन नहीं है वो पोजीशन में आपने पाँव रखा है, तो अभी क्या होगा कि अचानक उस आपके वो पाँव दुखने लगेगा या आपका वो हाथ दुखने लगेगा। तो कभी कभी इसको अचानक रूप से भी ये प्रॉब्लम प्रकट होते हैं, और अगर जल्दी ध्यान न दिया जाए तो ये परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। अभी ये WMS-DS के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? एक तो आपको असुविधा या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, जो पूरे शरीर में भी हो सकता है, या पर्टिकुलर वो जो आपका अंग होता है, जैसे कोई हाथ हो, आपका पाँव हो, तो उसमें आपको, या कमर हो, तो उसमें असुविधा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मीन्स बेंड होने को आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज़ डिस्कम्फर्ट, या पेन हो रहा है, फिर वहाँ आपका शरीर सुन्न हो गया है, स्तब्ध हो गया है, उसको नमनेस बोलते हैं। आपके जो फिंगर्स होते हैं उसमें झुंझुनी आ रही है, उसको टिंगलिंग बोलते हैं। जलन होती है, कभी कभी फिंगर टिप्स की जलन होती है, बर्निंग, या फिर आपके कोई पर्टिकुलर उंगली या हाथ या पाँव, उसके ऊपर, या आपका नी है उसके ऊपर सूजन आ सकती है। आपके जो शरीर जो स्किन है उसका रंग परिवर्तन हो सकता है वो जगह पर जहाँ आपको प्रॉब्लम है। आपके जो मसल्स है वो जकड़न महसूस कर सकते हैं, उसका लचीलापन जो है वो कम हो जाता है। तो टाइटनेस और लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दोज पर्टिकुलर मसल्स। तो इस प्रकार अलग अलग टाइप के आपको लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। ये लक्षण दिखते हैं तो आपको समझना है कि आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हुआ है। अभी इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है या जोखिम कारक बोलते हैं वो क्या है कि ऑकवर्ड पोस्चर। हम पहले से बात कर रहे हैं कि जब आपका पोस्चर ऑकवर्ड होगा, आप सही ढंग से कंफर्टेबली बैठ नहीं सक रहे हैं, या स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो यू आर नॉट एबल टू स्टैंड इन अ प्रॉपर पोस्चर, तो उसको ऑकवर्ड पोस्चर बोलते हैं। तो वो है आपको हाथ का फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, आपको कोई रिपीटेटिव मोशन करना पड़ रहा है, मीन्स बार बार आपको बेंड करना है, बार बार आपको जिस जगह पर बैठे वह जगह से उठना है, हाथ ऊपर करने हैं, नीचे करने हैं, या आपका जो टॉर्सो है, जो कमर है, उसको आपको ट्विस्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ लेने के लिए। तो रिपीटेटिव मोशन है और रिपीटेड इम्पैक्ट है, मीन्स ऐसा कुछ आप काम कर रहे हैं कि उसका आपके शरीर पर कुछ आपको वाइब्रेशन महसूस होता है या झटका महसूस होता है। जैसे भी हम हैमर से काम करते हैं, जब हैमर स्ट्राइक होता है तो आपके शोल्डर पर एक प्रकार का एक इम्पैक्ट आता है, बराबर है, झटका आता है। तो ऐसे रिपीटेड इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी, कोई आपका बॉडी पार्ट सहन कर रहा है, फिर आप बार बार भारी सामान और कोई ऑकवर्ड तरीके से, अजीब तरीके से उठा रहे हो, तो हेवी फ्रीक्वेंट एंड ऑकवर्ड लिफ्टिंग ये भी एक कारण हो सकता है, कारक हो सकता है। और मध्यम से उच्च हाथ बाह कंपन, मॉडर्न टू हाई हैंड आर्म वाइब्रेशन। अभी देखिए, जब कोई बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो स्टीयरिंग पर उसका हाथ होता है, तो कंटिन्यूस जितना वो घंटा, 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाता है, वो तब तक उसके हाथों पर कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, बराबर है। तो उसे मध्यम से उच्च हाथ या बाह मीन्स हाई हैंड आर्म वाइब्रेशन बोला जाता है। तो ये सब WMS-DS के कारक है, उसके रिस्क फैक्टर्स है। और ये जो जोखिम है वो किस पर निर्भर करती है कि अवधि कब तक, मीन्स कितने समय तक आप वो काम कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि ड्राइवर है, ड्राइवर समझो कि आधा घंटा काम करेगा तो उसको तकलीफ महसूस नहीं होगी, लेकिन वो लगातार 2 या 3 घंटा ड्राइविंग करेगा तो उसको क्या होगा, उसके हाथ को पेन चालू होगा या नमनेस आ जाएगा, उसके जो उंगलियां हैं उसमें।
तो अवधि, जितना लंबा अवधि उतना रिस्क ज़्यादा। कितनी बार मीन्स कितनी बार आप मीन्स कितने स्पीड में कर रहे हो, स्लो स्पीड में कर रहे हो या हाई स्पीड में कर रहे हो। जैसे हैमरिंग है भाई, हैमरिंग हमने 1 मिनट में 1 बार किया और वही हमने हैमरिंग 1 मिनट में समझो कि 30 बार किया, फास्ट किया, तो क्या होगा कि हम जितने ज़्यादा हैमरिंग करेंगे 1 मिनट में तो रिस्क उतनी बढ़ेगी। तो उसकी आवृत्ति कितनी है, वो कितनी बार वो काम रिपीट हो रहा है, उसकी तीव्रता कितनी है, ये समझने के लिए समझो कि भाई हैमर छोटी है या बड़ी है। हैमर समझो कि छोटी होगी तो इम्पैक्ट कम होगा, आपके शोल्डर पर जो इम्पैक्ट आएगा, वाइब्रेशन आएगा, वो कम होगा। लेकिन हैमर बहुत बड़ी है, दोनों हाथ से आप उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर से नीचे उसको ला रहे हैं, जैसे फोर्जिंग का काम करते हैं तब, तो क्या होगा, उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। और ये बाकी के जो सब हमने जोखिम के कारक बताए, उसमें से कितने वहाँ वो जो काम कर रहे हैं उसमें लागू होते हैं। तो जोखिम कारकों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर भी टोटल रिस्क डिपेंडेंट होती है। तो हमने अभी क्या देखा कि भाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है और वो रिस्क कितनी कम या ज़्यादा हो सकती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसमें हमने अवधि, आवृत्ति, तीव्रता, ये सब देखे और समझ लिए। अभी इसका नियंत्रण कैसे किया जाए कि भाई कई लोगों को ये समस्या का पता ही नहीं होता है कि भाई काम करने से ऐसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ऐसी बीमारियां अपने मस्कुलोस्केलेटल मीन आपके मसल्स जो है शरीर के या आपके जो हड्डियां हैं उसके जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसके बारे में जागरूकता, और वो जागरूकता दोनों में होनी चाहिए, मैनेजर्स में भी होनी चाहिए और कर्मचारियों में भी होनी चाहिए। नौकरियां, कार्यस्थानों का उचित एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, तो जो डिज़ाइन होता है उसका आपका कार्यस्थल का या आपके मशीन का या आपके वर्क स्टेशन का, वो एर्गोनॉमिक का सोच होके होनी चाहिए। आपके जैसे उपकरण हैं वो भी उसके हिसाब से डिज़ाइन होने चाहिए, आपको उसका सहायता लेनी चाहिए, जिग्स की सहायता लेनी चाहिए, फिक्सचर्स की सहायता लेनी चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन कैसे हो उसका भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल एड आपको कैसे मिले, यांत्रिक सहायता कैसे मिले। मैं जैसे भी हाथ से कोई चीज़ आपको उठानी है, मैनुअल लिफ्टिंग है, उसकी जगह हम मैकेनाइज लिफ्टिंग कर सकते हैं क्या, उसका बारे में आपको सोचना चाहिए। ऑकवर्ड पोस्चर पर विचार करना चाहिए कि आपको ऐसा ध्यान में आता है कि यहाँ काम करते वक्त आपको ऑकवर्ड पोस्चर लेना पड़ता है, तो आपको आपका वर्क स्टेशन पर बार बार डिज़ाइन करना है कि जब तक वो ऑकवर्ड पोस्चर जो है वो हट ना जाए। व्रूल्स मीन्स इसको बोलते हैं वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स। इनके कार्य संबंधी ऊपरी अंग विकार जैसे दोहराए जाने वाले कार्य या रिपीटेटिव टास्क, इससे ये रूल्स या वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे जिसको चुटकी में पकड़ना या पिंच ग्रिप बोलते हैं, या कोई चीज़ आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया हैमरिंग, ये रिपीटेटिव आप भाई आपका पूरा 6 घंटे का 8 घंटे का काम है, उसमें पूरा आप हैमरिंग का कहीं काम कर रहे हो, बराबर है। तो इनसे जुड़े जो कारक है उससे आपको बचना चाहिए। कर्मचारियों का काम करने के तरीके में प्रशिक्षित करें जिससे जोखिम कम हो। तो लोगों का ट्रेनिंग कि भाई किस तरह से, किस ढंग से, किस पोस्चर में हमको काम करना है, उसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। प्रणालियाँ जो यथाशीघ्र मामलों का पता लगा सकती है, तो आपको ऐसे सिस्टम क्रिएट करने होंगे कि जैसे भी मेडिकल चेकअप है, बार बार हर 3 महीने में या 6 महीने में लोगों का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, या मेडिकल सर्विलेंस होना चाहिए पूरी इंडस्ट्री का, कि भाई पता चले कि भाई ये कारखाने में कितने लोगों को MSDS है या रूल्स है, या इस प्रकार की इंडस्ट्री में कितनी जगह पर इसका आपको ध्यान में आता है कि वहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए ये प्रणालियाँ आपको ये करनी पड़ेगी और इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और अनेक मशीनों में डिस्प्ले स्क्रीन होते हैं, तो डिस्प्ले स्क्रीन की जगह ऐसी होनी चाहिए कि वो वर्क पोस्चर में जहाँ बैठा है
वहीं से उसको वो डिस्प्ले स्क्रीन दिखना चाहिए। समझो कि डिस्प्ले स्क्रीन ऊपर रखा है, आदमी बैठा है, तो उसको बार बार डिस्प्ले स्क्रीन देखने के लिए उठना पड़ेगा। तो डिस्प्ले स्क्रीन की जो अरेंजमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि भी वो सही जगह पर हो, यानी कि जो वर्कर है उसको सही ढंग से वो उसको देख पाए, उसके आँख पर भी कोई जात का टेंशन न आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको समझो कि WMS-DS को नियंत्रण करना है, तो इस सब बारे जो हमने अभी डिस्कस किया ये स्लाइड में, उसके बारे में आपको सोचना होगा। तो दोस्तों, आप हमने एर्गोनॉमिक्स खतरे जो है, एर्गोनॉमिक हैजार्ड जो है वो क्या है वो समझ लिया है। आगे चलते हम डिटेल में एर्गोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखना जारी रखिए। प्रवचन 4 जो है या संभाषण 4 है उसके ऊपर स्विच करें, वहाँ हम रासायनिक और जैविक खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी ये चैनल जो है वो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए न भूलना। फिर से एक बार धन्यवाद। शुभ दिन।